सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर का 12वां पाठ पौधे के पंख हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। और इसमें हमारा व्याकरणिक बिंदु जो दे रखा है, यानी व्याकरण के जो टॉपिक दे रखा है वो निपात शब्द है और अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले हम लोग एक बार निपात शब्द देखते हैं कि निपात शब्द होते क्या हैं। तो निपात वो शब्द होते हैं बेटा जो किसी वाक्य में एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी उन शब्दों के द्वारा एक विशेष अर्थ पर बल दिया जाता है, वो होते हैं निपात। अब एक बार हम लोग उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करेंगे। वह बोला हंसने ही की तो बात है। अब यहाँ पर ही और तो ये दोनों ही जो डार्क किए गए हैं, काले अक्षर किए गए हैं, वो तो उन पर हम लोग ध्यान देंगे। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता था, तो यहाँ पर भी और ही। थर्ड वाला है इसमें, खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो यही कहती रहती हैं, मेरा इकलौता पौधा है। इन शब्दों में ही, तो और भी, इनका इन निपात शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्द क्या है? निपात। इनको निपात बोला जाता है जो शब्द वाक्य में अर्थ पर एक विशेष बल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर एक साधारण सा एक वाक्य ये होगा इसका कि खेलों में मैं कम भाग लेता हूँ। ये एक साधारण वाक्य है कि खेलों में मैं कम भाग लेता हूँ। लेकिन अगर हमने ये कहा कि खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक शब्द, एक जो ये निपात शब्द है, ये लगने से यानी भी लगने से इस वाक्य का कुछ अर्थ अलग निकलता है। क्योंकि बाकी जो नीचे जो ये दे रखा है शब्द वाक्य, इसका अर्थ जो होता है वो सिंपल सा है कि वो खेलों में कम भाग लेता है। लेकिन खेलों में भी का अगर यहाँ पर भी का प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ है कि खेलों के साथ साथ कुछ और भी है जिसमें वो कम भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इसका भी लगने से ही हमें एक नया अर्थ मिल जाता है कि खेलों में भी, यानी खेलों के साथ साथ कुछ ऐसा भी है जिसमें वो कम भाग लेता है। मान लो कहीं उनके स्कूल में कोई वैसे कंपटीशन हो रहा है या पढ़ाई लिखाई का कोई और गतिविधि हो रही है, तो उसमें वो कम भाग लेता है। तो यहाँ पर किसी न किसी, यानी खेलों के साथ साथ और भी कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो भाग नहीं लेता है। अब जैसे हम लोग एक सिंपल से ही साधारण सा एक वाक्य हम लोग कहेंगे कि मुझे चाय ही पसंद है, जैसे ये भी वाला है। तो अगर हमने कहा कि मुझे चाय ही पसंद है, तो ही का अर्थ ये हो जाता है कि मुझे केवल चाय पसंद है, मुझे चाय के सिवा और कुछ पसंद नहीं है, मुझे चाय ही पसंद है। यानी मुझे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ चाय ही पसंद है। तो ये एक ही लगने के बाद उसका अर्थ निकलता है कि मुझे सिर्फ वही चीज़ पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैंने कहा मुझे चाय भी पसंद है, तो भी अगर लगा है तो इसका मतलब है कि मुझे चाय के साथ साथ कुछ और भी पसंद है। यानी मैं कॉफ़ी भी ले सकती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी सकती हूँ, मुझे चाय के साथ साथ कुछ और भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ही और भी, इन दोनों का ही थोड़ा सा एक लगने के बाद उस वाक्य का एक अलग अर्थ निकल जाता है। अब अगर इसमें हम लोग कहें कि जैसे इसमें बोला गया है कि अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ, यानी और बाहर भी वो कम बात करता है। यानी अपने स्कूल के साथियों से भी, उसके स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे भी वो बहुत कम बात करता है। एक दो से ही, सिर्फ एक दो बच्चों से बात करता है, बाकी किसी से नहीं करता। तो यहाँ पर इस वाक्य को एक अलग एक अर्थ दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे नीचे बता रखा है कि दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से यह विशेष अर्थ प्रकट होता है। क्या अर्थ प्रकट होता है? कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है। ठीक है, जबकि दूसरे वाक्य में यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। दूसरा वाक्य जो हो उसमें कोई अलग से अर्थ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो पहला वाक्य है यानी खेलों में भी, तो उसका अर्थ हो जाता है कि खेलों के अलावा वो कोई और भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें लेखक कम भाग लेता है। माताजी मुंबई से कल ही आई थी।
ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। वह भी पिताजी के साथ चला गया, यानी कोई और भी गया था और वो भी चला गया। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र, यहाँ पर मात्र के नीचे हम लोग लगाएंगे, यानी यहाँ हम लोग ही, यहाँ भी, ये वाला भी, और इसके बाद यहाँ पर मात्र, जो मात्र है ये वाला शब्द है हमारा। परीक्षा शुरू होने में मात्र, मात्र मतलब सिर्फ, सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, ठीक है, सिर्फ उनके पास क्या है, केवल 10 रुपए। मैंने तो उसे देखा भर था, तो यहाँ पर तो और भर ये हमारे हो जाते हैं निपात शब्द। वह रात तक यहीं बैठा रहा, अब यहाँ पर तक जो है वो हमारा क्या होगा, वो एक समय सीमा बता रखी कि वहां तक, ये एक विशेष अर्थ यहाँ पर देता है। वह रात यहीं बैठा रहा, तो वो रात तक यानी रात होने तक वो वहां पर बैठा था बस। अगर यहाँ पर हम कहें वह रात भर, यानी पूरी रात वहां पर बैठा रहा था। यहाँ रात तक अगर लिखा गया है तो यानी रात होने तक वो वहां पर बैठा रहा, जब तक रात हुई तब तक ही वो वहां पर बैठा हुआ था। वह दिन भर काम कर रहा था, तो ये दिन भर मतलब पूरा दिन काम करता रहा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान आपको भरना है। यह काम तो लेने दो, यह काम कर तो लेने दो। मुझे ही परेशान करते हो, यानी मुझे ही मतलब सिर्फ मुझे, किसी और को नहीं परेशान करते, सिर्फ मुझे ही परेशान करते हो। हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। हम भी यानी कोई और भी जा रहा है, उसके साथ साथ हम भी जा रहे हैं। वह आगरा भी जाएगा, तो वह आगरा भी जाएगा मतलब कहीं और भी जाना है, कहीं और भी जा रहे हैं उस जगह के साथ साथ। जैसे मथुरा गए हैं तो मथुरा के साथ साथ आगरा भी जा रहे हैं। वह तो, यहाँ पर वह तो कब की चली गई। हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। यहाँ हमें जो शब्द निपात शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे ही, मुझे ही परेशान करते हो। फिर उसके बाद है भी, वह आगरा भी जाएगा। तो उसने तो कहा ही था, यहाँ पर तो। केवल, मुझे केवल 100 रुपए चाहिए। तक, यहाँ तक तुम आओ। भर, मैं दिन भर काम करूंगी। तो ये हमारे निपात शब्द थे। अब यहाँ पर दे रखा है एक गद्यांश। गद्यांश को हमें यहाँ पर पढ़ना है बेटा, और पढ़ के उसका जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, उनके हमें उत्तर बताने हैं। तो यहाँ हम एक बार इसको पढ़ेंगे। बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर और कुशल नाविक था, यानी नाव चलाने वाला था। उसने कई अद्भुत यात्राएं की थी। एक बार अपने साथियों के साथ यात्रा करते करते उसका जहाज एक टापू के किनारे जा लगा। टापू क्या होता है, जो समुद्र के पानी से घिरा हुआ एक टीला होता है, जिसको हम लोग टापू कहते हैं। टापू बहुत सुंदर था। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नावक बहुत प्रसन्न हुए। टापू पर घूमते घूमते सिंदबाद बहुत आगे निकल गया था। थकावट के कारण वह एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। छायादार मतलब जिसमें घनी छाया थी। जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, यानी वो दिखाई ही नहीं दिए। आंखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना, वो दिखाई ही नहीं दिए थे। सिंदबाद बहुत घबरा गया। इतने में एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। सिंदबाद ने झट से उसकी अपनी पगड़ी उतारकर स्वयं को पक्षी के पैरों में बांध लिया। सुबह होते ही पक्षी के साथ वह दूसरी घाटी में जा उतरा। वह हीरो की घाटी थी। हीरे मतलब डायमंड है, उनकी घाटी थी वो। वहाँ चारों ओर चमचमाते हीरो के ढेर लगे हुए थे, परंतु हीरो के साथ साथ बड़े बड़े सांप भी वहाँ रेंग रहे थे, सांप भी घूम रहे थे वहाँ। सिंदबाद के तो होश उड़ गए, मतलब वो बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से कुछ हीरे अपनी जेब में भर लिए। थोड़ी देर में वहाँ बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरने लगे। उन पर कुछ हीरे चिपक गए थे,
यानी जो मांस के टुकड़े थे उन पर हीरे, वो नीचे गिरे तो उन पर हीरे चिपके हुए थे। सिंदबाद ने एक मांस का टुकड़े के साथ अपने आप को बांध दिया। तभी एक विशाल पक्षी ने उसी मांस के टुकड़े को उठाया और सिंदबाद को घाटी के उस पार ले उड़ा। सिंदबाद ने वहां खड़े हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई और उनके साथ बगदाद लौट गया। यानी जो हीरो के व्यापारी थे और उनको वो सारी कहानी सुनाई कि उसने इतने सारे वहाँ पर हीरे हैं, हीरो की घाटी है, सारी बातें उनको बताई और वापस वो लोग बगदाद यानी अपने उधर लौट चले अपने स्थान पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा बेटा, सिंदबाद कौन था? सिंदबाद बगदाद शहर का रहने वाला एक अमीर तथा कुशल नाविक था। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरने देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी नाविक बहुत खुश थे। सिंदबाद क्यों घबरा गया था? जब उसकी नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, इसलिए वह घबरा गया था। हीरो की घाटी में क्या क्या था? वहां चारों ओर चमचमाते हीरो के ढेर लगे हुए थे, परंतु वहां पर बड़े बड़े सांप भी रेंग रहे थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? सिंदबाद ने वहां खड़े होकर हीरो के जो व्यापारी थी उनको अपनी कहानी सुनाई। तो ये हमारा गद्यांश था बेटा। उसके बाद हमारा आता है आओ दोहराएं, यानी वो विषय जो हम लोग पहले कर चुके हैं उनको हम लोग एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। सत्याग्रह, ये हमारा समास वाले हैं बेटा, जो हमने यानी इससे पहले वाले पार्ट में हमने तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यानी तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें द्वितीय पद जो होता है, पद होता है, वो प्रधान होता है और उसमें जो विभक्ति चिन्ह है यानी कारक विभक्तियां हैं उनके चिन्ह का लोप हो जाता है जब हम लोग समस्त पद बनाते हैं। तो यहाँ पे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। चतुर्मुख, तो यहाँ पर चार मुखों का समूह है। चार मुखों, अगर यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि चार मुखों वाला तो वो एक अलग हो जाता, वो बहुव्रीहि समास में आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमें द्विगु करना है, तो यहाँ पर हम लोग पहला पद यानी संख्यावाची जहाँ पर होता है वो होता है हमारा द्विगु समास। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं चार मुखों का समूह, तो द्विगु। जल धारा, जल की धारा, तत्पुरुष समास यानी संबंध तत्पुरुष यहाँ पर दिखाया गया है। नवरात्र, 9 रातों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु, क्योंकि यहाँ पर पहला पद जो है वो हमारा संख्यावाची है। राजा रंक, राजा और रंक, तो यहाँ पर द्वंद्व समास, क्योंकि पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान है इधर। जल और थल, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास रहेगा क्योंकि जल और थल दोनों की प्रधानता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जो विग्रह के समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। हमने ये यहाँ पर विग्रह रूप दे रखा है, उसका हमें समस्त पद बनाना है, यानी उसको जोड़कर हमें एक समास के प्रक्रिया के अनुसार हमें एक छोटा रूप उसको देना है। तो अब्दों का, अबद मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शताब्दी। फिर शताब्दी जो होता है उसका पहला अंक यहाँ पर द्विगु समास रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पहला पद है यानी जो हमारा पहला पद है वो क्या है? यहाँ पर संख्यावाची है, तो शताब्दी यहाँ पर हमारा द्विगु समास। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, यहाँ पर हमारा रहेगा द्वंद्व समास, क्योंकि ये दोनों ही प्रधान हैं यहाँ पर। गुण से युक्त, यहाँ पर गुण युक्त, ये हमारा तत्पुरुष समास रहेगा। 3 फूलों का समाहार, त्रिफला, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विगु समास, क्योंकि यहाँ का पहला पद हमारा क्या है? संख्यावाची है। फिर है शरण में आगत, शरणागत, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम वो होंगे द्वंद्व समास, पूर्व पश्चिम। बीच में हम लोगों को ध्यान रहे कि जहाँ हम लोग द्वंद्व समास उसमें और जो है उसको हटाकर हम लोग समस्त पद बनाते हुए बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने गंगा और यमुना में किया है, जैसे हमने पूर्व और पश्चिम में किया। फिर यहाँ पर है हमारे नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द हम लोगों को छांटकर अलग अलग करने हैं। तो जैसे संपत्ति है उसमें सम जो है वो हमारा
मूल शब्द और पति जो है वो हमारा हो जाता है, सॉरी उपसर्ग हमारा रहेगा सम और मूल शब्द है पति। अति शय, अति जो है वो उपसर्ग है और शय जो है वो हमारा मूल शब्द है। प्रतिकूल, प्रति जो रहेगा वो हमारा उपसर्ग और कूल जो है वो हमारा मूल शब्द। सुकन्या, सु हमारा उपसर्ग है और कन्या जो है वो है मूल शब्द। उसी तरह से अनुग्रह, अनु जो है वो हमारा उपसर्ग रहेगा और ग्रह जो है वो हमारा रहेगा मूल शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर कुछ ये दे रखे हैं, हमारे कोष्टक में दे रखे हैं यहाँ कुछ शब्द, तो इनमें से इनको हम लोग कोई ना कोई इसमें प्रत्यय लगाकर हमें यहाँ पर वाक्य पूरा करना है कि अगर हम लोग इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, जैसे राजू बहुत बल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें वान लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको बलवान लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, राजू बहुत बलवान है। रमेश की आवाज में मधुरता है, तो मधुर के साथ हम लोग प्रत्यय लगाएंगे ता, मधुरता। प्रतिमा के घर की सजावट, तो यहाँ पर सजावट में क्या है, सजा प्लस यहाँ पर आवट जो होगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा और सजावट। देखकर आनंद आ गया, यहाँ पर ईश्वर बहुत दयालु है, तो दया के साथ हम लोग लगाएंगे आलू, दयालु। मुझे चलते चलते घबराहट होने लगी, घबरा के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आहट, तो यहाँ पर घबराहट। ज्यादा काम करने से थकान, तो थक है उसके साथ हम लोग आन लगाएंगे, थकान हो रही है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, थकान शब्द। अगले में हम लोग करते हैं यहाँ 10वां जो हमारा प्रश्न है बेटा, उसमें नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का हमें निर्माण करना है, भाववाचक संज्ञाएं बना के लिखनी है। मिलना, मिलावट। देव, देवता, हम लोग भाववाचक संज्ञाएं हम लोग पहले कर चुके हैं, सारा संज्ञा का टॉपिक हम लोग पहले हमारा हो चुका है, तो अभी हम लोग इसकी बस दोहराई करेंगे। मिलना उसका मिलावट होगा, देव का देवता। चढ़ाई, इसका हम लोग बेटा ये उल्टा लिखा हुआ है, चढ़ना जो होता है उसका हम लोग उसका भाववाचक संज्ञा होती है चढ़ाई। फिर होता है प्रसन्न, प्रसन्नता। युवक, यौवन। चिकना, चिकनाहट। नेक्स्ट वाला हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताना है हमें। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। यहाँ पर वाक्य हम लोग बनाएंगे कि सोनिया ने मेरे नाक में दम कर रखा है। किसी और बच्चे का आप लोग नाम लिख सकते हैं कि उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मतलब डर जाना, एकदम से कुछ देखकर घबरा जाना। इतना बड़ा सांप देखकर मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, मतलब मैं बहुत घबरा गया। आसमान सिर पर उठाना, बच्चों ने तो यहाँ पर आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना, तो बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा लिया, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो उसका मुहावरा होगा आसमान सिर पर उठाना। अगले वाले में है अपने जीवन का कोई भी अनुभव आप डायरी के रूप में लिखें। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो पार्ट है पौधे के पंख, ये एक डायरी विधा से लिखा हुआ है। डायरी में क्या होता है कि हमारे जो अनुभव होते हैं उनको हम लोग एक लिखित रूप दे देते हैं। अब यहाँ पर भी सिर्फ हमें कोई भी अनुभव, वो अनुभव चाहे आज दिन का हो या कल का हो, उससे पहले का हो, कभी का भी जो अनुभव होता है यानी जो बीत चुका है, एक तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग डायरी लिखते हैं तो वो भूतकाल में होती है, क्योंकि वो हमारी पहले घटित हुई घटना है। वो घटना जो पहले घटित हो चुकी है उसका वो हम लोग लिख रहे हैं उसमें, तो हमारा वो क्या हो जाता है बेटा, एक भूतकाल में हम लोग उसको लिखेंगे। अब जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो पहला हमारा होता है दिनांक, यानी दिनांक हमें लिखना होता है। इसमें ज़्यादा नियमों का पालन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपने अनुभव को लिखित रूप दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग दिनांक जरूर लिखेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि ये किस दिन लिखा गया है। तो हम लोग जब भी डायरी लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले दिनांक लिखेंगे। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर वार और समय भी लिख सकते हैं, यानी उस दिन कौन सा दिन था और कौन सा कितना क्या उस टाइम हुआ था जब हम लोग लिख रहे हैं। अक्सर जो डायरी होती है वो शाम को ही लिखी जाती है, यानी पूरे दिन की घटनाएं जो होती हैं वो हम लोग शाम को लिख लेते हैं। फिर प्रिय डायरी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जो लोग डायरी लिखना
जिनका एक तरह के से शौक होता है, जो चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है डायरी लिखना, तो वो इसको प्रिय डायरी लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखने से पहले उसको प्रिय डायरी लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपने अनुभव को, जो हमारे अंदर के उनके भाव होते हैं, उनको सबके सामने वो अभिव्यक्त नहीं करते, तो वो क्या, उनको एक लिखित रूप दे देते हैं, उनको लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो एक डायरी होती है। तो यहाँ पर आज मैं अपने जीवन की एक रोमांचक यात्रा का अनुभव, उसके अनुभव को यहाँ पर लिख रहा हूँ। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय की तरफ से गर्मी की छुट्टियों में एक ट्रैकिंग जो अभियान था, वो उसका आयोजन किया गया था। और यानी जो पहाड़ियों में होता है वहाँ पर ट्रैकिंग होता है, एक तरह से वहाँ पर पैदल जो यात्रा करना, घूमना फिरना इधर उधर, तो वो सारा ट्रैकिंग अभियान में आता है। तो यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैं अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अपने सहपाठियों के साथ कहीं घूमने गया था। ये हम सिर्फ अनुभव यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कि लेखक को उस टाइम, यानी लिखने वाले को यहाँ पर जो, अगर मैं अपना अनुभव लिख रही हूँ तो मैं इसको अपने अनुसार ही लिखूंगी, और अगर आप इसको लिख रहे हो तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि वहाँ पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ नहीं था बल्कि अपने दोस्तों के साथ था, अपने सहपाठियों के साथ था। सहपाठी इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये हमारा स्कूल का है, ठीक है। ये हमारे स्कूल की तरफ से इस अभियान का आयोजन किया गया है, या इस जो ये ट्रिप है ये किसने ऑर्गेनाइज की है, किसने इसको ले जाना, मतलब कौन इसको लेके जा रहा है, स्कूल की तरफ से जा रही है। हम सब मनाली गए थे, वहाँ हम तंबू लगा के रहे। कोई भी आप मनाली की जगह कोई और भी स्थान यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं जहाँ आप लोग गए थे, वहाँ तंबू लगा के रहे, जैसे छोटे छोटे वो टेंट बना देते हैं वैसे लगा के रहे थे। पहली बार मैंने रस्सियों की सहायता से पहाड़ियों की चढ़ाई की थी। तो यहाँ पे और जैसे आप लोग लिख सकते हो कि वहाँ पे मैंने जो पैराग्लाइडिंग होती है वो की थी, एक पैराशूट के थ्रू हम लोग इधर उधर उड़ते रहे थे। तो ऐसा कुछ भी आप अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं। वहाँ हमें प्रकृति का एक अनोखा सौंदर्य देखने को मिला। हम वहाँ कई मंदिरों में भी घूमे थे, कई झरने, पहाड़, सब वहाँ बहुत सुंदर था, क्योंकि पहाड़ी एरिया था। तो वहाँ पर अगर झरने थे, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे वहाँ पर, तो वो उनको मनाली में बहुत सुंदर, वहाँ पर जैसे इसके थार के वो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं वो। तो ये सारा हम लोग अपना अनुभव वहाँ पर लिख सकते हैं। इन सभी बच्चों ने मेरे, मतलब यहाँ पर बहुत सुंदर था, इन सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए, मतलब हम सभी यहाँ पर हम हैं, हम सभी बच्चों ने वहाँ पर बहुत मज़े किए। और तीसरे दिन हम वहाँ से स्कूल बस में वापस बैठ कर हंसते गाते वापस आ गए। तो यह वो यात्रा है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो यह मेरी कभी भी ना भूलने वाली एक ऐसी यात्रा है जिसको ये हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगी। तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी अपना नाम लिख सकता है, लड़का लड़की। तो लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम लोग लड़की की तरह लिख रहे हैं तो जहाँ पर भी हमने कहा कि ये मैं वहाँ गया था, मैं पहाड़ियों पर चढ़ा था, उसकी जगह हम लोग थी का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों का। तो उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा। ये हमारा था पूरा चैप्टर। इसमें ये हमारी डायरी, क्योंकि ये हमारी डायरी इसमें दे रखा है। अभ्यास सागर की पुस्तक में हमारे मुहावरे, भाववाचक संख्याएं, ये हमने सारा रिवाइज ही किया है क्योंकि पहले ये सारा आ चुका है हमारा। बस हमारे इधर ये नया टॉपिक क्या था, इसमें निपात शब्द था। निपात क्या होते हैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ कि जो शब्द वाक्य में एक अर्थ पर, यानी उसका कुछ विशेष अर्थ पर बल देते हैं। जैसे आपको इस बताया था कि खेलों में भी, तो यहाँ पर भी जो होता है वो उसका एक अलग अर्थ बन जाता है कि वो खेलों के अलावा किसी और भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ वो कम भाग लेता है। तो इस तरह से हम लोग निपात शब्द ये हमारे हैं। तो ये आपका रहा बेटा अभ्यास सागर का चैप्टर। इसे आप लोग अपना कंप्लीट करोगे अभ्यास सागर की पुस्तक में। थैंक यू।